यस, अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स अपने पास जो एक अपन लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन के द्वारा अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज आती है लाप्लास पोजीशन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशली मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से एक है इलेक्ट्रिक इमेज मेथड, जिसको अपन मेथड ऑफ इमेज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक एक इमेजरी चार्ज एज्यूशन किया जाता है इसे बाउंड्री को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि अपन पॉइंट चार्जेस सिस्टम को सॉल्व कूलॉम लॉ से कर सकते हैं। एक बाउंडेड स्पेशली फॉर्म की प्रॉब्लम्स को अपन गॉस लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम उसमें पॉइंट चार्जेस के नियर में हो, तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन मेथड ऑफ इमेज यूज़ करते हैं। ये मेथड ऑफ इमेज एक वेरियस स्टेप में सॉल्व होता है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेशल टाइप का जो यूज़ करने वाला जो इलेक्ट्रिक मेथड है, वो एक विशेष स्टेप में स्पेशली स्टेप्स में अपन फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले अपन अपनी प्रॉब्लम को एज्यूम करते हैं, जिसमें एक बाउंड्री गिवन होगी और दूसरा पॉइंट चार्ज गिवन होगा, जिसका लोकेशन अपन ज्योमेट्रिकली फॉर्म्ड कर लेंगे। मतलब यदि अपने रेक्टेंगुलर सिमेट्रिक है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एज्यूम कर लेंगे, स्पेरिकली है तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका ज्योमेट्रिकली डिसाइडेशन ज्योमेट्रिकली डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, जिस टाइप की प्रॉब्लम अपन को गिवन होती है। फिर बाद में अपन उस बाउंड्री के नियर में या उसके एक पॉसिबल प्लेस के ऊपर अपन को एक इमेजिनरी चार्ज की रिक्वायर्ड होती है। वो इमेजिनरी चार्ज एज्यूम करने के लिए सबसे पहले अपन उस इमेजिनरी चार्ज की क्या क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि वो इमेजिनरी चार्ज शुड बी सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशंस। उसका चार्ज की वैल्यू सब मैग्नीट्यूड, लोकेशन और पोलरिटी इस टाइप से चूज़ होनी चाहिए कि वो बाउंड्री कंडीशंस को क्या करें, फॉलो करें। ठीक है। सेकंड, बाउंड्री कंडीशन के द्वारा अपन उस इमेजरी चार्ज का यदि मैग्नीट्यूड, लोकेशन और पोलरिटी डिसाइड कर लें, तो अपन उस बाउंड्री को रिप्लेस कर देते हैं उस इमेजरी चार्ज पॉइंट चार्ज के द्वारा। अपनी दोबारा अपनी प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकली कन्फर्म्ड कर लेते हैं, जहाँ बाउंड्री डॉट डॉट के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। और अपने पास पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है। मतलब अपनी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पॉइंट चार्जेस सिस्टम में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब पॉइंट चार्जेस सिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद में सिंपली अपन अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो डिसाइड कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर अपन को सबसे पहले कूलॉम लॉ के द्वारा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, जो KQ/R वाला सिंपल फॉर्मूला होता है। मोर देन चार्जेज होती हैं तो अपन अलग अलग चार्जेस के कारण सेपरेटेड पोटेंशियल्स का सम कर देते हैं। ठीक है। तो अपन पॉइंट चार्जेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के अपने पास एक ज्योमेट्री सॉल्व होने के बाद में, पोटेंशियल फाइंड आउट होने के बाद में, उस पॉइंट पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन के द्वारा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होने के बाद में अपन सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूशन या बस इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑन द सरफेस और बाउंड्री निकालते हैं। तो जो एक्सप्रेशन डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन के अंदर अपन जो वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है बाउंड्री की वैल्यूज़ में रिप्लेसमेंट करते हैं। स्पेयर है तो उसकी रेडियस के बराबर इसका पोलर रेडियल कोऑर्डिनेट स्मॉल r बराबर कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो जिस प्लेन में प्लेट अपन बाउंड्री पोजीशन है उस प्लेन की, जैसे z बराबर 0 प्लेन है तो z बराबर 0 रिप्लेस कर देते हैं। तो अपन बाउंड्री के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। बाउंड्री के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के बाद में अपन गाउशियन के अकॉर्डिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि बाउंड्री की सिग्मा हो तो उसके नियर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E वहाँ नियर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है।
वैल्यू रख लेते हैं, सिग्मा की वैल्यू आ जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है। यदि उस बाउंड्री पर टोटल चार्ज इंड्यूस निकालना हो तो अपन उस बाउंड्री की डायमेंशन में उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कार्टेशियन में है, प्लेन है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कर लेते हैं। तो इस प्रकार अपन टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन द प्लेट या बाउंड्री निकाल सकते हैं। बाद में आता है कुलाम इंटरेक्शन या कुलाम फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स यदि प्लॉट करना चाहते हैं तो इमेजरी चार्ज यदि मान लो नेगेटिव है, रियल चार्ज पॉजिटिव है, तो अपन लाइन ऑफ फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। तो यदि अपन डाइपोल बिहेव करता है कि नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन पॉजिटिव चार्ज से एक कार्वर्ड फॉर्म में लेके अपन सीधा नेगेटिव चार्ज में इंसर्ट करते हैं और आउटर साइड में फार अवे डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइंस रहती है। फिर अपन इस पर दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली कि अपने पास दो पॉइंट चार्जेज है, तो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स है के Q1 Q2 अपॉन आर, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्ज एंड इमेजरी चार्ज की बीच की डिस्टेंस, तो अपने पास एक लीनियर फोर्स फाइंड हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का अपन प्रॉब्लम को इस स्टेप में सोल्व कराएंगे। अपन को एक्सपेक्टेशंस जो क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि क्या पॉइंट अपन को निकालना, वो पॉइंट अपन निकाल लेंगे। तो अपने पास देखिए अपने यहाँ पूरे जो पॉइंट्स है नोटेड, एक शॉर्ट में नोटेड है कि पहला पॉइंट है नेसेसरी कि अपने पास इमेजरी चार्ज और मैग्नीट्यूड लोकेशन एंड पोलरिटी सच चूजेस सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। आफ्टर डिजाइन द इमेजरी डिसाइड द इमेजरी चार्ज एंड पोलरिटी रिप्लेस बाउंड्री बाय द इमेजरी चार्ज and reduce the problem in the point charge system. The reducing the point charges problem is potential find by the superposition electrostatic by the Coulomb law। ठीक है, तो अपने ये स्टेप्स हैं जिसके स्टेप के द्वारा अपन को इसको सोल्व करना है। ठीक है, अपन फर्स्ट प्रॉब्लम जो मेथड ऑफ इमेज में एज्यूम करते हैं, ए पॉइंट चार्ज प्लेस नियर टू द इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट। इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट का मतलब है कि प्लेट की सरफेस पर पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट का मतलब डायमेंशन ऑफ द प्लेट इज इन्फिनिटिव। वी कंसिडर द प्लेट इन एक्स वाई प्लेन, देन एक्स एंड वाई डायमेंशन इज द माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटिव एंड जेड इज ऑलवेज जीरो। तो जेड बराबर जीरो प्लेन से अपनी स्पेस के अंदर एज्यूप्शन किया है इसने, स्क्वायरिकल टाइप एक पॉइंट तो लिखा है उसका, ऐसा नहीं ये प्लेट इस टाइप से है कि अपने पास एक इस साइड में अपना ये प्लेन है, इस प्लेन के हाथ प्लेन के अपने पेज के परपेंडिकुलर एक इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेट है। इसका एक सिरा ग्राउंडेड है और दूसरी दो डायमेंशन जो एक्स और वाई है वो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव है और जेड एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर है और जेड बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, ओरिजिन सेंटर पर है किसके, प्लेट के। ठीक है, अपने प्लेट एज्यूम कर ली, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस मान ली और उसकी डायमेंशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स और वाई की, जेड बराबर जीरो, प्लेट पर ऑलवेज जीरो। अपन सेकंड पेज की ओर चलते हैं। अपन ने पहले मेथड इमेजिनरी मेथड से थोड़ा सा इसके अंदर मिस है कि अपन सबसे पहले मेथड ऑफ इमेज की बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इमेजरी मेथड का लोकेशन, मैग्नीट्यूड और पोलरिटी डिसाइड करते हैं। वो किस बेस पर कि प्लेट के ऊपर ऑलवेज पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। तो अपन देखिए एक्स वाई वाली जो प्लेट है वो अपने पास इस टाइप से है, इस टाइप से प्लेट है अपने पास परपेंडिकुलर। ठीक है, इस प्लेट के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होने के लिए सिमेट्रिक रूप से दोनों साइडों में सेम डिस्टेंस पर ऑपोजिटिव पोलरिटी के सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेज होने चाहिए। तो अपन ने पहला अपना पॉइंट चार्ज जेड बराबर जीरो प्लेन के परपेंडिकुलर ऑन जेड एक्सिस के ऊपर ए डिस्टेंस पर या डी डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माना है। तो इसका इमेजरी चार्ज इसके बैक साइड में सेम डिस्टेंस पर ऑन नेगेटिव जेड एक्सिस पर प्लेट से सेम डिस्टेंस डी पर सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट पोलरिटी का चार्ज होना चाहिए। तो जैसे प्लस क्यू मानना तो उसको माइनस क्यू मान लिया और वो चार्ज यदि वहाँ प्लेस कर दें तो इस प्लेट के प्लेन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल ऑलवेज ज़ीरो रहेगा। तो मतलब अपना इमेजरी चार्ज
माइनस क्यू हो गया, और कहाँ हो गया, प्लेट के बैक साइड में सेम डिस्टेंस जहाँ अपना पॉइंट चार्ज प्लस डी डिस्टेंस पर है, तो वो नेगेटिव जेट एक्सिस में डी डिस्टेंस पर है, मैग्नीट्यूड क्यू ही है लेकिन नेगेटिव पोलरिटी का होगा। ठीक है, वो अपनी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करा, इसलिए अपनी प्रॉब्लम है वो किस में कन्वर्ट हो गई, पॉइंट चार्जेस सिस्टम में। दो पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू जिनकी बीच की डिस्टेंस 2d हो गई, जी ओरिजिन से डी डिस्टेंस और ओरिजिन की बैक साइड में डी डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में कितनी है, डी डिस्टेंस है। अपन किसी रैंडम पॉइंट पी जिसका लोकेशन एक्स वाई जेड है, उसके ऊपर अपन क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ज्योमेट्रिकली परफॉर्मेशन डायग्राम बना लेते हैं कि ए और बी पॉइंट के ऊपर दो पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू मान ली, ये जो स्ट्रेट लाइन सी दिखाई दे रही है वो अपना प्लेन बाउंड्री थी, इसको रिप्लेस कर दिया। अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। दोनों जो अपने जेड एक्सिस पर जो पॉइंट चार्जेस है उनके लोकेशन कोऑर्डिनेट्स अपन निकाल सकते हैं। पॉजिटिव वाले में 0 0 ए, नेगेटिव वाले में 0 0 माइनस ए। यदि डिस्टेंस ए माने तो ए, डी मानते तो डी होता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अपन पहले दो पी पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दोनों पॉइंट चार्जेस की बीच की डिस्टेंस ज्योमेट्रिकली परफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो कार्टेशियन दो कोऑर्डिनेट पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, उस फार्मूले को यूज़ करके पी पॉइंट से दोनों पॉइंट चार्जेस की डिस्टेंस अपन ने निकाल ली। एक को अपन R1 मान लेंगे, एक को R2 मान लेंगे। ठीक है, अब पोटेंशियल वही कूलॉम लॉ के द्वारा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा, नेगेटिव था तो एक में नेगेटिव आ गया, एक में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1। ठीक है, R1 R2 की डिस्टेंस जियोमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन को फाइंड कर रखी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, के क्यू बाहर आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया अपने पास। अब ये पोटेंशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई भी करेगा। कैसे, इसमें z बराबर 0 रख लो, फाई इजकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो ब्रैकेट के अंदर दोनों डोमिनेटर क्वांटिटी सेम हो जाएगी। z बराबर यदि 0 रखें, ठीक है। अब निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, कार्टेशियन में रिलेशन होता है ई बराबर माइनस डेल फाई। तो ई बराबर माइनस डेल फाई है, मतलब फाई का ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट को डेल फाई और डेल एक्स आई के, डेल फाई अपॉन डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल जेड के एफ। अब फाई, इफ फाई इजकल टू 0 तो ई इजकल टू नॉट 0। तो यह तो अपने पास एक कंडीशंस का है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि फाई बराबर 0 तो ई बराबर नॉट 0 पॉसिबल है, फाई बराबर 0 ई बराबर 0 पॉसिबल है, फाई बराबर नॉन 0 ई बराबर नॉन 0 भी पॉसिबल है। अपन सेकेंड 3 डेरिवेशन है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड, तीनों का सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं कि अपने पास डेरिवेशन आ गया फाई का। ठीक है, फाई को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, वाई जेड कांस्टेंट मानते हुए। वन अब जैसे अपने पास डिनोमिनेटर क्वांटिटी है तो डिनोमिनेटर क्वांटिटी का अपन जो एक सिंपली डिफ्रेंशिएशन फार्मूला होता है वो डिफ्रेंशिएशन सिंपली फार्मूला अपन अप्लाई कर लेते हैं। के क्यू दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, नीचे वाले क्वांटिटी अंडरूट में है इसलिए पावर 3/2 हो गई, नीचे वाले ब्रैकेट का ऊपर डिफ्रेंशिएशन हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x आ गया। सेकंड वाली क्वांटिटी का वैसे ही कर लिया। ठीक है, दोनों को अपन कॉमन क्वांटिटी को दोनों को सेम के अपने पास सेट कर लिया। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में अपना डिफ्रेंशिएशन कर लिया और z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लिया। ठीक है, z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाले फॉर्मूले में डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल फाई अपॉन डेल जेड, डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड, तीनों की वैल्यू आई केप जे केप जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स है उसके कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स हैं करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई में है। अब अपन इन सब को सिमेट्रिक रूप से सॉल्व कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं कि कॉमन जो चीज़ है वो कॉमन रख लेते हैं। तो अपने पास दो हर एक पार्शियल डेरिवेटिव की 2 टर्म है, तो अपन पास यहाँ पर 6 टर्म हो गई। ठीक है, इन 6 टर्मों को अपन सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं। आई केप जे केप के केप की 3 टर्म के नीचे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सेम टाइप पर आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाउंड्री निकालना है तो अपन क्या कर लेते हैं, इसमें z बराबर 0 रख लेते हैं। तो z बराबर 0 रखते हैं अपने पास एक केवल z वाली टर्म्स बचती है, के केप वाली टर्म बचती है, आई केप जे केप वाली कैंसिल हो जाती है। तो इसका मतलब अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ये अपने पास एक डेरिवेशन है
-2 k k x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये अपने पास बाउंड्री के नियर या बाउंड्री सरफेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आया है जो ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन प्लेट के परपेंडिकुलर है, प्लेन बाउंड्री की परपेंडिकुलर है, इनसाइड में इमेजरी चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन नॉर्मली इनसाइड है। ठीक है, अपन सेकंड पेज की ओर चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। इनसाइड इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बाउंड्री। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए मैंने बताया था कि अपन गाउस लॉ यूज़ करते हैं, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ई नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑन द बाउंड्री निकाल रखी थी, वो सब्स्टिट्यूट करने पर अपने पास सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई का फंक्शन आ गया और ये वैल्यू आ गई, मतलब इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई ऑन द बाउंड्री। टोटल इंड्यूस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो अपने पास है सिग्मा का टोटल बाउंड्री के ऊपर सरफेस इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब बाउंड्री अपनी ओपन है, एक्स और वाई डायमेंशन में है तो डी एस बराबर डी एक्स डी वाई हो गया। ठीक है, जो इसकी लिमिट्स है माइनस लिमिट्स है प्लस इन्फिनिटी है, सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो अपन डबल इंटीग्रेशन है तो पहले किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अपने पास पहला जो इंटीग्रेशन है वो वैल्यू रखने के बाद में अपने वाई के इंटीग्रेशन को एक बार रख लिया, एक्स इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो अपने पास ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है। ठीक है, इसमें वाई क्या है? कांस्टेंट है। ए भी क्या है? कांस्टेंट। तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर को कोई दूसरा वेरिएबल टी स्क्वायर इसमें मान लिया, अलग मान लेते हैं। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 लग गया। अब अपन सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन से मानते हैं कि x बराबर टी टेन थीटा रख लेते हैं। ठीक है, तो dx बराबर टी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाते हैं। ठीक है, अपने पास यहाँ जो लेट कंसिडर किया x बराबर टी टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लें और dx की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर दें और इंटीग्रेशन की लिमिट उसके अकॉर्डिंग अपन रख दें कि -π/2 से +π/2। यदि x की लिमिट -∞ से प्लस इन्फिनिटी थी तो अपने पास -π/2 से +π/2 सेक इंटीग्रेशन को सोल्व कर लिया आपने। यहाँ इंटीग्रेशन की स्टेप में थीटा के अंदर पहले x वाला कोड y वाली कोऑर्डिनेट लिमिट से एजिटिव है तो अपने पास टी स्क्वायर इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अपने पास इसकी वैल्यू फाइनाइट ये आ गई, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब देखिए अपने पास इंटीग्रेशन नीचे केवल वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा है और वो डी वाई मतलब वाई इंटीग्रेशन लिमिट में है। अब वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में फिर अपन क्या करते हैं, वाई इजकल टू ए टेन थीटा, फिर थीटा में कोई रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, ए की वेरिएबल है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अपन वाई इजकल टू ए टेन थीटा मान लें तो डी वाई इजकल टू ए सेक स्क्वायर थीटा आ गया। लिमिट वही -π/2 से +π/2 चेंज हो गई। ठीक है, तो अपने पास दोनों का फिर लिमिट सब्स्टिट्यूशन करने पर बाद में अपने पास एक सॉल्यूशन आएगा सर टोटल क्यू डैश बराबर -q आ गया, मतलब टोटल इमेजरी चार्ज उतना ही होगा जितना अपना रियली नियर पॉइंट चार्ज था। हमने इंटरेक्शन के द्वारा सेम और ऑपोजिटिव चार्ज वहाँ पर क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अब निकालते हैं फोर्स ऑन द बाउंड्री। ठीक है, फोर्स ऑन द बाउंड्री निकालने के लिए अपन जैसे ही वही गाउस लॉ यूज़ करें कि अपन जानते हैं किसी चार्ज सरफेस के ऊपर यदि चार्ज के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जानते हैं। ठीक है, उस सरफेस का छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डी एस, जिसके अंदर चार्ज डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस है। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ठीक है, डी एफ इजकल टू ई डी क्यू की वैल्यू सिग्मा डी एस, तो अपन पास डी ए बराबर सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट डी एस आ गया। मतलब टोटल एफ निकालो तो इंटीग्रेशन डी एस की डायमेंशन क्या है, अपने पास यहाँ का प्लेन था एक्स और वाई का, तो डी एक्स डी वाई और माइनस से प्लस इन्फिनिटी सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को अपन सोल्व कर लेते हैं। इस प्रकार अपन इस सोल्व करने के बाद में अपन इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट डायमेंशन में वही सेम मेथड यूज़ करते हुए
जो अपने अब में प्रॉब्लम में सोल्व किया था उस मेथड से यूज़ करते हुए इसको डायमेंशन में एक्स और वाई की थीटा के टर्म में इसका सॉल्यूशन करके अपन एफ की टोटल वैल्यू जो थीटा के टर्म में जो वैल्यू आती है, ठीक है, अपने पास ये इसका सॉल्यूशन की जो स्टेप्स है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप में है, लेकिन आपको देखने में लग रहा है यदि आप खुद सोल्व करोगे, देखिए अपने पास मेन जो प्रॉब्लम कहाँ से सोल्व कर रहे हैं वो यहाँ से कर, यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्यूब है, ठीक है। पहले अपन को एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो अपन वाई और ए को क्या मान लिया, कोई कांस्टेंट मान लिया अल्फ़ा स्क्वायर। अपने पास अब ये अल्फ़ा और एक्स में प्रॉब्लम आ गई, केवल एक्स के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करने डी वाई वाले लिमिट्स को बाहर रख रहे हैं, ठीक है। एक्स में वही सेम मेथड थीटा के टर्म में मान लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अपने पास जो भी टर्म बनी है वो थीटा के अंदर cos 4 में बनी है, cos की पावर 4 हो तो स्क्वायर में साइन है cos में, जो भी अपन ट्रिगोनोमेट्री मेथड यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़, या अपन डायरेक्ट गामा फंक्शन के द्वारा इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ गामा फंक्शन की वैल्यूज़ पता नहीं है, तो अपन इसका मेथड ट्रिगोनोमेट्री को सोल्व करने के लिए जो अपन जिस टाइप से इजीली सोल्व हो वैसे एज्यूम कर लेते हैं। cos 4 को दो स्क्वायर टर्म में चेंज करके एक साइन में चेंज कर लिया, साइन कोसाइन में दो फंक्शन अलग अलग दो डेरिवेशन आ गए, ठीक है। इनको अलग अलग अपने पास सॉल्यूशन करने cos 2 थीटा की फॉर्मूले से अपने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। सोल्व करने के बाद में अपने पास यहाँ थीटा की जो लिमिट -π/2 तक है, कंप्लीट सोल्व होने के बाद में अपने पास y वाला टर्म्स बचेगा, ठीक है। अपने पास यहाँ तक अब ये सोल्व कर लिया, ये π/2 3π/2 dy। अब देखिए अपने पास लास्ट में dy अपॉन अल्फ़ा की पावर 5 आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो अपने पास y का प्लस का एक बार 5/2 आ गया। सेम वही मॉडल बन गया ये इक्वेशन का, वही y बराबर a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके वही लिमिट -π/2 से +π/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने पास इसका सॉल्यूशन, फिर अपने पास वही साइन और कोशन के अंदर इसको त्रिकोणीय फंक्शन के अंदर तोड़ के अपन डिवाइजेशन मेथड के द्वारा इसको कम्प्लीटली सोल्व आगे स्टेप तक कर लेते हैं। अपने पास जो एफ की वैल्यू है वो लास्ट में अपने पास ये आगे KQ/4 a²। अब देखिए अपने पास जो बीच में डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में कितनी है, 2a, चार्ज दोनों का QQ है तो Q1 Q2 अपॉन r² फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेम उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने पास एक आंसर आ गया, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम अपन देखते हैं।